यानी कि फोर्स बराबर होती है डेल्टा पी अपॉन टी। ये कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। विद रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी के मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा वो सब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स के बराबर होगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बॉडी के मोमेंटम में जो भी चेंज आएगा वो सब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स के बराबर होगा। तो F बराबर है डेल्टा पी अपॉन टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी। आज आपने देखना है आज आपने देखना है एक लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ा चुका हूं कल। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। यानी कि इसकी स्टेटमेंट सिंपली कहती है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision. ये आपके क्वेश्चन और ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन है। और मास है, मेरे पास एक बॉडी भी है m2। ये मेरे पास मौजूद है बॉडी ए। बॉडी ए का मास है m1। ये मेरे पास है मौजूद बॉडी बी का मास है m2।
एक बॉडी ए है जिसका मास है m1, एक बॉडी बी है जिसका मास है m2. बॉडी ए इज इनिशियली मूविंग विथ स्पीड u1, बॉडी बी इज इनिशियली मूविंग विथ स्पीड u2. u1 बॉडी ए की स्पीड है टकराने से पहले, u1 बॉडी बी की स्पीड है टकराने से पहले. इन दोनों को हम कहते हैं बिफोर कोलिजन, या इनको बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटीज. या तो इनको हम बोलते हैं बिफोर कोलिजन, या फिर इन दोनों को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटीज. जी बेटा. सर बी का मास m2 होगा ना? यस. तो एक बॉडी है मेरे पास जिसका मास है m1 और एक बॉडी भी है जिसका मास है मेरे पास m2. बॉडी A is initially moving with speed u1, बॉडी B is initially moving with speed u2. आपके पास ये दोनों एक ही लाइन के अंदर मूव करनी है. अगर मैं मान लूं कि u1 is greater than u2, अगर मैं मान लूं कि u1 is greater than u2, कि जो u1 है वो u2 से बड़ा है, इसका मतलब मैंने सपोज किया है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो एक वक्त आएगा कि दोनों आपस में कोलाइड करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप. जब ये दोनों एक दूसरे पे कोलाइड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे. तो एक फोर्स होगी एफ ए ऑन बी और एक वो फोर्स होगी जो एफ बी ऑन है. एफ ए ऑन बी का मतलब क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी. और एफ बी ऑन ए का क्या मकसद है? फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए. अगर यहाँ लिखा हुआ है आपके पास एफ ए ऑन बी, इसका मतलब बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई कर रही है. अगर ये लिखा हुआ है एफ ए ऑन बी, तो इसका मतलब ए बी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी. और अगर ये लिखा हुआ है एफ बी ऑन ए, तो इसका मतलब है फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन बॉडी ए, यानी कि बॉडी बी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है. दोनों के मायने दोबारा सुन लें, क्योंकि यही दोनों आगे जाके सबसे इंपॉर्टेंस प्ले करने वाली हैं. मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक है बॉडी ए, एक है बॉडी बी. बॉडी ए का मास है m1, बॉडी बी का मास है m2. बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी है u1, बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी है u2. दोनों की दोनों आपके पास अभी मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में. ठीक है. अगर आपके पास u1 u2 से बड़ा होगा तो एक वक्त आएगा वो दोनों आपस में क्या करेंगे? कोलाइड. जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने के नतीजे में दोनों एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स. जब ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इनके मासेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके मासेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके मासेस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अलबत्ता इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी और वो चेंज होने के बाद बन जाएंगी v1 और v2. अलबत्ता इनकी वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी और वो चेंज होने के बाद बन जाएंगी v1 और v2. और ये v1 और v2 आपके पास कहलाती हैं वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन. u1 और u2 हमेशा याद रखिएगा ये वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है. u1 और u2 हमेशा याद रखिएगा ये वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन है, जबकि v1 और v2 याद रखिएगा ये वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन है. अब मुझे आपके पास इसको प्रूफ कराना है, लेकिन प्रूफ कराने से पहले कुछ बातें बतानी है. सबसे पहले हम बात करते हैं बिफोर कोलिजन की. बिफोर कोलिजन मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक है बॉडी ए और एक है बॉडी बी. दोनों का मोमेंटम निकाल लें. सबसे पहले मैंने निकाला मोमेंटम ऑफ बॉडी ए और फिर मैंने निकाला मोमेंटम ऑफ बॉडी बी. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो इसका मास कितना है? m1. वेलोसिटी कितनी है? u1. तो मोमेंटम हो गया m1 u1. अब बॉडी बी का मास कितना है? m2. वेलोसिटी कितनी? u2. तो ये बन गया m2 u2. ये आपने दोनों बॉडीज का मोमेंटम निकाल लिया टकराने से पहले. तो बिफोर कोलिजन आपके पास क्या बना? मोमेंटम ऑफ बॉडी ए m1 u1 और बॉडी बी का मोमेंटम क्या बना? m2 u2. अब निकालें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. जब मैं निकालूंगा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो टोटल मोमेंटम सिंपल इन दोनों के सम के बराबर होगा. तो ये बन जाएगा m1 u1 plus m2 u2. A number of times I have been discussed it with you. Whenever you people use the term total, that means addition. तो अगर मुझे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालना है तो आप इनका सम कर देंगे. तो m1 u1 plus m2 u2.
अब आपके पास आता है आफ्टर कोलिजन। अब आपकी कहानी कोलिजन के बाद की आ रही है। अब आपकी कहानी आ रही है कोलिजन के बाद की। तो कोलिजन के बाद आपके पास अगेन दो बॉडीज हैं। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, और उसके बाद आ रहा है मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। तो बॉडी ए का मोमेंटम कोलिजन के बाद कितना है, m1v1। तो मैंने यहां लिखा m1v1। और बॉडी बी का कितना है, m2v2। तो मैंने यहां लिखा m2v2। अब निकालें टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद उसका टोटल मोमेंटम कितना है, तो ये बनेगा m1v1 प्लस m2v2। ये हमें मिला टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2। अब ये लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to total momentum after collision। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बेटा कितना आया, m1u1 प्लस m2u2। आइए जरा कर दें। तो m1u1 प्लस m2u2, और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना आया, m1v1 प्लस m2v2। तो ये बन गया m1v1 प्लस m2v2। ये वो चीज है जो मुझे अभी प्रूफ करनी है, मैंने की नहीं है। ये वो चीज है जो मुझे प्रूफ करनी है, ये वो चीज है जो मुझे प्रूफ करनी है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और मुझे इस चीज को प्रूफ करना है। अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ, मुझे इसको प्रूफ करना है। अभी सिर्फ हमने इसकी बेसिक में बिगनिंग की है। तो मेरे पास बिफोर कोलिजन की बात हुई, मेरे पास आफ्टर कोलिजन की बात हुई। अब मेरे पास यहाँ पे जो बात हो रही थी वो टोटल मोमेंटम की कंजर्वेशन मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दी, ठीक है। अब यहाँ से काम शुरू हो रहा है, और यहाँ से असल काम शुरू हो रहा है जिसकी बेस पे नंबर मिलेंगे। लेकिन जब जब हमें प्रूफ करने को आएगा तो हम ये सारा काम भी करेंगे, क्योंकि ये सारा काम मुझे आगे जाके पे करेगा। अब आप खुद देख लीजिएगा वो आगे जाके आपको ये सारा काम कहाँ पे करता है, ठीक है। तो मैंने एक लाइन छोड़ के एक चीज लिखी कि मुझे पता है क्या, मैं जानता हूं बहुत अच्छे से, वी नो दैट फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आप जानते हैं, ठीक है। जब जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होती है। मैं इसके ऊपर बहुत टाइम लगाने वाला हूं, और इतना टाइम लगाऊंगा जब तक हर बच्चे को क्लियर हो। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहली फोर्स कौन सी, एफ ए ऑन बी। तो मैंने आपके सामने ये लिखा एफ ए ऑन बी रिप्रेजेंट्स फोर्स exerted by body A on body B. FA on B represents force exerted by body A on body B. FA on B represents force exerted by body A on body B. अब मुझे एक बात बताएं, फोर्स किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। फोर्स किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो मैंने आपके पास यहां लिखा एफ ए ऑन बी, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं, उसको सुनिएगा गौर से ना। अगर ये फोर्स है तो ये बराबर होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अगर ये फोर्स है तो ये बराबर होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। क्या लिखा हुआ है मैंने, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, फोर्स, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी। जब बॉडी ए बी पर फोर्स अप्लाई करेगी तो उसकी वजह से मोमेंटम बॉडी बी का चेंज होगा, और जब बॉडी बी ए पर फोर्स अप्लाई करेगी तो उसकी वजह से मोमेंटम बॉडी ए का चेंज होगा। दोबारा सुने, ये आपका हाथ है और ये आपका हाथ इस बॉडी पे अप्लाई कर रहा है फोर्स। आपका हाथ है ए और ये है बी। जब आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपके हाथ का नहीं, इस बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। तो इसका मतलब जब ए बी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो मोमेंटम बॉडी बी का चेंज हो रहा है। जब ए बी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है इसका मतलब मोमेंटम बॉडी बी का चेंज हो रहा है। आप फर्ज कर लें, अगर ये आपका हाथ है और एक मशीन है जो आपके हाथ को ऊपर करे जा रही है, ऊपर करे जा रही है, ऊपर करे जा रही है, तो इसका मतलब ये मशीन मुस्तकिल तौर पे आपके ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स। तो जब ये बॉडी बी ए के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी तो इसकी वजह से मोमेंटम बॉडी ए का चेंज होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसमें एक जुमला इनकम्प्लीट है आगे। मैंने लिखा एफ ए ऑन बी, बस हमें जहन में एक वर्ड आया क्या कि अभी एफ ए ऑन बी की बात हो रही है और मुझे पता है कि फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, और एफ ए ऑन बी का मतलब ये वो फोर्स है जो बॉडी ए बी पर लगा रही है। तो जिस पर फोर्स लगती है मोमेंटम उसी का चेंज होता है। तो बॉडी बी पर फोर्स लगेगी तो मोमेंटम बॉडी बी का चेंज होगा। तो इसका मतलब ये एफ ए ऑन बी किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। एफ ए ऑन बी विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी के बराबर होगा। तो जब जब आपके पास एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी तो उसकी वजह से जिस पर फोर्स लगती है वो आपके पास उसका मोमेंटम चेंज होता है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने इसको हटा के दोबारा लिखा। मुझे एक बात पता है कि जो फोर्स होती है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब हम कौन सी फोर्स की बात कर रहे हैं, ए ऑन बी, तो मैंने लिखा ए ऑन बी। इसका मतलब है कि ए बी पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो फोर्स बी पे लग रही है। तो जिस पर फोर्स लगती है मोमेंटम उसी का चेंज होता है। तो मैंने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। अब ये एफ ए ऑन बी एज इट इज आ गया। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड, टाइम से डिवाइड। अब बॉडी बी का मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, बॉडी बी का मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना है। और बॉडी बी का चेंज इन मोमेंटम कब मिलेगा, जब बॉडी बी के फाइनल में से बॉडी बी के इनिशियल को माइनस करेंगे। अगर बॉडी बी की बात है तो बी का फाइनल बी का इनिशियल। अब वो हमने पहले ही निकाले में ताकि हमारी जिंदगी में सुकून रहे। ये रही बॉडी बी और ये रही बॉडी बी। बॉडी बी का हमारे पास फाइनल कितना है m2v2 और इनिशियल कितना है m2u2। तो बॉडी बी का जो हमारे पास फाइनल है वो कितना है m2v2 और इनिशियल कितना है m2u2। तो मेरे पास इसका जो चेंज इन मोमेंटम बना वो बना m2v2 माइनस m2u2। तो ये आ गई एफ ए ऑन बी की इक्वेशन। तो जब ए बी पे फोर्स अप्लाई करेगी तो उसकी वजह से मोमेंटम आपके पास बॉडी बी का चेंज होगा। बॉडी बी का चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, बॉडी बी का फाइनल माइनस बॉडी बी का इनिशियल। बॉडी बी का फाइनल कितना आया था m2v2, इसीलिए निकाला जाता है ताकि डायरेक्ट यहाँ से देखकर लिख दें। तो बॉडी बी का फाइनल आया m2v2 और बॉडी ए का इनिशियल आया हमारे पास कौन सा m2u2। जब मैंने m2v2 को m2u2 में से माइनस किया तो मुझे आपके पास मिल गया बॉडी बी का चेंज इन मोमेंटम। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक और फोर्स है और वो आपके पास है एफ बी ऑन ए, और एफ बी ऑन ए रिप्रेजेंट करती है फोर्स exerted by body B on body A। FB on A बराबर होगी फोर्स exerted by body B on body A। तो FB on A, B4 A पे फोर्स अप्लाई कर रही है तो इसका मतलब FB on A बराबर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अगर B A पे फोर्स अप्लाई कर रही है इसकी वजह से मोमेंटम बॉडी A का चेंज होगा। तो मैंने यहाँ लिखा ऑफ बॉडी ए, क्योंकि अब की बार बी ए पर फोर्स अप्लाई कर रही है। तो जब बी ए पे फोर्स अप्लाई करेगी तो मोमेंटम बॉडी ए का चेंज होगा। तो मैंने एफ बी ऑन ए लिखा। रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड, और कौन टाइम से डिवाइड होगा, चेंज इन मोमेंटम। किसका चेंज इन मोमेंटम निकालना है, बॉडी ए। तो बॉडी ए का चेंज इन मोमेंटम उस वक्त मिलेगा जब बॉडी ए के फाइनल में से बॉडी ए के इनिशियल को माइनस करेंगे। कितने बच्चे बॉडी ए का चेंज इन मोमेंटम बता सकते हैं, हाथ उठाइए।
कितने बच्चे बॉडी ए का चेंज इन मोमेंटम बता सकते हैं? कितने बच्चे बॉडी ए का चेंज इन मोमेंटम बता सकते हैं? अलिशबा बेटा आप बताओ क्या आएगा? M1 V1 minus M1 U1. गुड, जज़ाकल्लाह फॉर एवरीवन फॉर टेकिंग पार्टिसिपेशन। आपके पास इसका बनेगा M1 V1 माइनस M1 U1। अब इस बच्ची ने और बाकी लोगों ने कैसे बताया? उन्होंने बॉडी ए का फाइनल देखा M1 V1, बॉडी ए का इनिशियल देखा M1 U1। तो अब जब आपके पास निकालेंगे इसका डिफरेंस यानी कि चेंज, तो बराबर होगा M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन टी, और ये आ गई आपके पास क्या? एफ बी ऑन ए। ये दोनों फोर्सेज आपने निकालनी, ये दोनों फोर्सेज निकल गई। अब आपको इस बात का अच्छे से अंदाजा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एफ ए ऑन बी विल बी इक्वल टू एफ बी ऑन ए, और प्रोवाइडेड विद अ माइनस, कि जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से हिट करते हैं तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे हिट करते हैं तो दोनों आपके पास फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पे सेम बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों आपके पास एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? माइनस। वैल्यू पुट कर दें तो एफ ए ऑन बी की वैल्यू मुझे मिली m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी। तो मैंने यहाँ लिखा m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी, फिर ये लगा हुआ है माइनस, और एफ बी होने की वैल्यू है m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी। तो ये मेरे पास आया m1v1 माइनस m1u1 अपॉन टी। लेफ्ट की टी से राइट का टी कैंसिल, ये m2v2 माइनस m2u2 ऐसे ही आ गया। बाहर का माइनस अंदर की दोनों साइंस को चेंज करेगा, इसके साथ कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये बन गया m1v1, और माइनस माइनस प्लस, ये बन गया m1u1। अब सारा u एक तरफ और सारा v एक तरफ, नेगेटिव साइन नजर नहीं आए से पॉजिटिव साइन नजर आए, ये टर्म नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव, तो ये m2v2 प्लस m1v1, और यहाँ पे आ गया m1u1 प्लस m2u2। तो ये वाली टर्म नेगेटिव थी, इसको मैंने वहां जाके m1v1 कर दिया, ये m1u1 मैंने ऐसे उतारा, और ये माइनस का m2u2 वहां जाके प्लस m2u2। अब पहले ये वाली साइड लिखें, क्या आई? m1u1 प्लस m2u2, और अब ये वाली साइड लिखें अरेंज करके m1v1 प्लस m2v2। और आपको पता है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड represent total momentum before collision and this right hand side represent total momentum after collision, और मैं कहूंगा कि मैंने इसको कर लिया प्रूफ। तो m1u1 plus m2u2 is equal to m1v1 plus m2v2, इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये प्रूफ हुआ। अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आए स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन मिले स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी एनर्जी बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक, आई अपॉलॉजी। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिले स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और आपने उसको इस मैट्रिक वाले तरीके से करा और आपने कहा कि यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, तो आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा। इसको फर्स्ट रे के तरीके में यहाँ से लेकर आखिर तक माना जाता है, यहाँ तक, मतलब आपने उसमें इस प्रूफ का सहारा लेके प्रूफ करना है। तो इसीलिए जब इसके नोट्स आपके पास होंगे तो इसके नोट्स प्रॉपर तरीके से मौजूद हैं, ठीक है, और वो जो नोट्स हैं आपके पास वहां से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने चैप्टर 3 के नोट्स आपके साथ शेयर किए अभी तक ग्रुप पे या नहीं? अभी आप बताइए बेटा मुझे। अभी हाँ बताइए। जी सर, आपने अब तक नहीं करे। अभी तक नहीं करे। चैप्टर 3 के नोट्स में अभी तक जो है वो
शेयर नहीं करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको चैप्टर 3 की नोट शेयर करूंगा। और मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि आपका सब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, लेकिन मैं नहीं दे पाया, तो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ये मुझे आप टेस्ट करवा रहा है जी सर। बेटा कब आ रहा है आपको? सर हमारा टेस्ट जो है वो थर्सडे को है फिजिक्स का। परसों थर्सडे जो आ रहा है? जी सर। ठीक है, थर्सडे को आपकी, ओके, थर्सडे को जो आपके टेस्ट में टॉपिक्स हैं वो नोट कर लें। टेंशन के दोनों केसेस होंगे अगेन, मोमेंटम का पूरा टॉपिक, और टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन एमसीक्यूज एज वेल एज सब्जेक्टिव। टेंशन टॉपिक, बहुत सारे बच्चे एक दूसरे का दिमाग खा रहे होते हैं, कोई टेस्ट टॉपिक बता दो, टेस्ट टॉपिक बताओ, जब टॉपिक और नोट्स में आपको थोड़ी देर में ग्रुप के ऊपर पीडीएफ फॉर्म शेयर कर दूंगा। स्टेप्स वही हैं, वही नोट्स स्टेप्स आर सेम। अगेन आई एम सेइंग वर्डिंग की हेल्प जो है वो आप वहां से लेते हैं, उसको करेंगे नेक्स्ट